गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जीवन की उत्पत्ति के विषय में किस किस प्रकार से आपकी अलग अलग प्रकार की थ्योरीज आई, चाहे वो मॉडर्न थ्योरीज़ की बात करें हम या आपकी केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी की बात करें, उन चीज़ों के विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से धीरे धीरे करके जो भी चीज़ें थी, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनसे धीरे धीरे करके किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग तक की आपके इवोल्यूशन हुआ लाइफ का, उन चीज़ों के बारे में पढ़ें। अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड थ्योरीज दी गई। अर्ली अर्थ, यानी किस प्रकार से आपकी सबसे पहले पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे वो एक आग का गोला थी और धीरे धीरे वो ठंडी हुई, देन कैसे इवेपोरेशन हुआ, देन कंडेंसेशन हुआ और रेन हुई, देन उसके बाद में कई वर्षों के बाद आपकी पृथ्वी ठंडी हुई, उन चीज़ों के बारे में बात करें। देन आपकी थ्योरी आती है मॉडर्न सेल्फ असेंबली थ्योरीज, यानी किस प्रकार से प्री अज्यूम्ड किया अलग अलग आपके साइंटिस्ट ने कि किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई होगी। देन उसके बाद में आपकी ओपेरिन थ्योरी आती है जो बेस्ड थी, कह सकते हैं, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी आपके ओपेरिन ने किस प्रकार से बताया कि जो भी जीवन की उत्पत्ति थी वो केमिकली बेस्ड थी, कि किस प्रकार से सबसे पहले हम कह सकते हैं कि आपके एटम आए, देन उसके बाद आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए या टिपिकल आपके कार्बनिक कंपाउंड्स आए, उन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। देन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें तो कह सकते हैं कि डार्विन की जो थ्योरी थी और मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी किस प्रकार से उन्होंने अज्यूम्ड किया कि इवोल्यूशन हुआ होगा या स्टार्टिंग कैसे हुई होगी, उन चीज़ों की बात करेंगे। फिर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी किस प्रकार से आपकी ह्यूमन बीइंग की ओरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई और उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी जीवन की उत्पत्ति, या हम कहें कि पृथ्वी हमारी है, तो वो सबसे पहले, या हम कहें कई करोड़ों वर्ष पहले एक आग का गोला थी। और आग का गोला थी तो धीरे धीरे उसने क्या किया, यानी सन और अर्थ क्या है, धीरे धीरे डिटैच हुए और उसके बाद में कई वर्षों के बाद वो ठंडी हुई। देन हमें पता है कि अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर रोटेट करती रहती है, तो धीरे धीरे करके वो ठंडी हुई। उसके बाद में किस प्रकार से, यानी जो भी आपकी अर्ली थ्योरीज आती हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि किस प्रकार से कौन सी एक नेचुरल पावर थी जिसके द्वारा हम जितनी भी चीज़ें पृथ्वी पर देखते हैं वो सारी फिक्स्ड की गई। फिर अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करें या ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की अगर बात करें तो उसे हम प्रोटोबायोजेनेसिस भी कह सकते हैं, यानी हम ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कह सकते हैं या प्रोटोबायोजेनेसिस भी इसे कह सकते हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के विषय में जैसे हमने बात की कि अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, तो सबसे पहले थ्योरी आई थी आपकी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बेसिकली ये कहती है कि किस प्रकार से आपकी जो जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर वो एक स्पेशल पावर के द्वारा हुई, यानी या वो गॉडली पावर को मानते हैं कि किस प्रकार से एक स्पेशल पावर के द्वारा आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उसके बाद में किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई, तो वो आपका सारा क्रेडिट एक सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं। देन आपकी जो सेकेंड थ्योरी आई थी जिसे हम कॉस्मोजिक थ्योरी कह सकते हैं या पेंसमरिया थ्योरी भी कह सकते हैं। बेसिकली इसे दिया था आपके रिचर्ड ने 1865 में, और इसका या इस थ्योरी को जो साइंटिस्ट बताते हैं तो उनका मेन ये था कि किस प्रकार से अर्थ पे जो भी जीवन की उत्पत्ति हुई तो वो खुद से ना होकर जितने भी अलग अलग प्लैनेट थे वहाँ से क्या है स्पोर्स आए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आए या कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, जिनके द्वारा वो आकर उन्होंने क्या किया, अर्थ पर आकर वो अपने आप को उन्होंने वहाँ से अटैच किया। फिर इन्हीं के द्वारा धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। तो इस थ्योरी को आपकी कॉस्मोजिक थ्योरी भी कहते हैं। देन थर्ड थ्योरी अगर बात करें, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस।
तो इसमें कह सकते हैं बेसिकली इसको आपके ग्रीक फिलोसोफर्स ने दिया था और इसे आप ऑटोबायोजेनेसिस भी कहते हैं, क्योंकि इस थ्योरी में ये कहा गया था कि किस प्रकार से जो भी जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई है वो नॉन लिविंग थिंग से शुरू हुई है। यानी जो भी लिविंग चीज़ें आई हैं वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले लाइफ अगर स्टार्ट हुई अर्थ पे तो उन्होंने कहा सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग्स आई और नॉन लिविंग थिंग्स से ही आपके लिविंग थिंग्स का निर्माण हुआ। लेकिन इस चीज़ का विरोध किया गया। आपके साइंटिस्ट थे लुईस पाश्चर ने इस थ्योरी को उन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि कोई भी अगर लिविंग चीज़ है तो वो अपने प्रीवियसली जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हीं से वो आती है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स से। या कह सकते हैं कि सबसे पहले जो लिविंग थिंग है उसी के एग्जिस्टेंस से आपकी दूसरी लिविंग थिंग्स जनरेट करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम लोअर प्लांट्स की बात करते हैं या लोअर एनिमल्स की बात करते हैं तो उन्हीं से धीरे धीरे इवैल्यूएशन होकर आपके हायर एनिमल्स बने। तो लुईस पाश्चर ने इस चीज़ का खंडन किया और उन्होंने कहा कि जो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स होती हैं उन्हीं से आपकी लिविंग सेल्स बनती हैं। इसी को उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहा आपके लुई पाश्चर ने, कि किस प्रकार से प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स से आपकी लिविंग थिंग्स का निर्माण होता है, और इसी थ्योरी को उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहा। देन अगर मॉडर्न सेल्फ असेंबली थ्योरीज की बात करें तो मॉडर्न सेल्फ असेंबली थ्योरीज भी आपकी दी गई कि किस प्रकार से इसमें यह बताया गया कि केमिकल इवैल्यूएशन के थ्रू किस प्रकार से आपके जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी केमिकली इवैल्यूएशन यानी किस प्रकार से एटम आए, देन एटम ने आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल से फिर किस प्रकार से आपके कंपाउंड बने, उन चीज़ों के बारे में बेसिकली इसमें बताया गया। तो हम कह सकते हैं, या अगर हम बात करें ओपेरिन थ्योरी की जो ज़्यादा पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में कि किस प्रकार से ओपेरिन की कौन सी थ्योरी थी या कितने प्रकार के स्टेप्स थे जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरीज को बताया। क्योंकि अगर हम बात करें प्रीवियस थ्योरीज की यानी जो हमने पढ़ी कि जिसमें वो सुपरनेचुरल पावर को एग्जिस्ट करते थे, उन थ्योरीज को इतना ज़्यादा नहीं पूछा था जितना ज़्यादा ओपेरिन थ्योरी को जाना जाता है, क्योंकि यही एक बेस था या इन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से एक केमिकल इवैल्यूएशन के थ्रू ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू हुई या लाइफ ऑन अर्थ किस प्रकार से स्टार्ट हुई। ये ओपेरिन के आपकी जो थ्योरी है उससे क्लियर होती है। तो अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आपके ओपेरिन हेल्डलेन थ्योरी ऑफ केमिकल इवैल्यूएशन, यानी ओपेरिन का आपके पूरा नाम था ओपेरिन हेल्डलेन और इन्हीं के नाम पर इस थ्योरी को रखा गया क्योंकि इन्होंने क्या है इन चीज़ों के बारे में बताया। तो सबसे पहले और इनकी थ्योरी को भी कहा गया केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी, यानी केमिकल इवैल्यूएशन यानी अलग अलग प्रकार के इसमें कह सकते हैं कि आपके एटम थे जिनसे बनकर मॉलिक्यूल बने, यानी इस प्रकार से उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब किया। तो इनकी थ्योरी को केमिकल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी केमिकल इवैल्यूएशन को अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया और बताया कि किस प्रकार से स्टार्टिंग टू एंड आपके ओरिजिन ऑफ लाइफ के स्टेप फॉलो हुए। तो सबसे पहले अगर बात करें आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, तो सबसे उन्होंने पहले क्या बताया कि किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई आपके अर्थ पे और एटमॉस्फेयर किस प्रकार से बना। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कह सकते हैं कि आपकी जो लाइट वेटेड गैस थी और उनमें कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप की आपकी वेट गैस थी। तो उन्होंने क्या किया, जो आपकी लाइट वेटेड गैस थी जैसे अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो लाइट वेटेड होने के कारण वो एटमॉस्फेयर पे रही। और अगर हम बात करें आपकी निकिल, कॉपर, ये सब चीज़ें क्या थी, ये हैवी थी, इसीलिए इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक आपका लेयर बनाई या रॉक का निर्माण किया। तो फिर इन्होंने इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया कि जो चीज़ें हैवी एलिमेंट्स थे उनको मिलकर आपके सॉलिड कोर अर्थ बनी और जो आपकी लाइट एलिमेंट हीलियम थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्होंने सब ने मिलकर क्या बनाया, अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाया। यानी सबसे पहले इन्होंने ओपेरिन ने बताया कि किस प्रकार से एटमॉस्फेयर का आपका निर्माण हुआ और किस प्रकार से कह सकते हैं कि सॉलिड कोर अर्थ का निर्माण हुआ, यानी हैवी एलिमेंट से सॉलिड कोर बने और एटमॉस्फेयर आपकी लाइट वेटेड गैस से बने। देन उन्होंने बताया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन।
तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपकी जो पृथ्वी थी वो बहुत ही आग का गोला थी, कह सकते हैं बहुत हॉट थी। तो कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर पाए, तो केवल वहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन ही थे तब। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वेरी रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाया, देन हाइड्रोजन ने कह सकते हैं कार्बन के साथ मिलकर मीथेन बनाया, देन आपके वाटर, कार्बन और मीथेन बना। तो इस प्रकार से आपके जो सिंपल एलिमेंट्स थे उन्होंने मिलकर कंपाउंड बनाने स्टार्ट किए, यानी किस प्रकार से एटम आपस में मिलकर उन्होंने मॉलिक्यूल बनाए और मॉलिक्यूल से किस प्रकार से आपके कंपाउंड बने। देन आप कह सकते हैं अमोनिया बहुत ही हाई उसमें होती है टेम्परेचर में, मीथेन रिमेंड एज गैस एंड वाटर एज स्टीम, यानी सब ने क्या है, क्योंकि अमोनिया बहुत उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, मीथेन रिमेंड एज गैस, मीथेन एज अ गैस होती है और वाटर एज अ स्टीम। देन अब क्या हुआ कि किस प्रकार से आपके वाटर, क्योंकि वाटर जब आप गर्म करते हैं तो वो इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होने के बाद वो कंडेंस होता है, तो इसी प्रकार से जब वाटर आपके एग्जिस्ट हुआ अर्थ में, तो किस प्रकार से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी अर्थ हॉट थी, तो किस प्रकार से वाटर आपके इवेपोरेट हुए, देन वो कंडेंस्ड हुए, देन रेन हुई, तो उसी रेन से कह सकते हैं कि आपके रिवर, सी, लेक्स का निर्माण हुआ। फिर जो आपके केमिकल्स थे वाटर, अमोनिया और मीथेन का भी निर्माण हुआ, यानी सबसे पहले ओपेरिन ने बताया कि जो आपके कंपाउंड्स बने थे वो मीथेन, वाटर और कार्बन थे। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आपके किस प्रकार से सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, कह सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि नेक्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी किस प्रकार से आपके छोटे अणुओं का निर्माण हुआ, तो कह सकते हैं कि आपके हाइड्रोकार्बन बने, अमोनिया, वाटर, सो कंडेंसेशन, देन पॉलीमराइजेशन हुआ, रिडक्शन हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ, यानी किस प्रकार से जो भी आपके केमिकल्स थे अब वो आपस में किस प्रकार से रिएक्शन करने लगे, तो किस प्रकार से उन चीज़ों का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या पॉलीमराइजेशन हुआ, और उसके रिजल्ट से कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स थे, जैसे आपके मोनोसैकेराइड्स हैं या आपके अमीनो एसिड्स हैं, मोनोसैकेराइड जैसे हमें पता है, और अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन की आपकी एक यूनिट है, प्यूरिन्स बने, पिरामिडिन्स बने, प्यूरिन, पिरामिडिन आपके न्यूक्लिक एसिड में आप पाए जाते हैं, फैटी एसिड बने और ग्लिसरॉल बने, यानी किस प्रकार से आपके सिंपल एलिमेंट से मॉलिक्यूल, देन मॉलिक्यूल से कंपाउंड, और कंपाउंड के बाद भी किस प्रकार से आपके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, उन चीज़ों की सिंथेसिस हुई। देन आपके फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद में आपके कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ, जैसे कह सकते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने और उनका पॉलीमराइजेशन हुआ, तो उनके द्वारा प्रोटोप्रोटीन का निर्माण हुआ। तो फिर कह सकते हैं किस प्रकार से आपके जो एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड, उसका किस प्रकार से निर्माण हुआ, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। यानी क्या हम कह सकते हैं किस प्रकार से कोलॉइड्स बने, पॉलीसैकेराइड, क्योंकि सबसे सिंपल हमने बात की तो मोनोसैकेराइड्स मिलकर आपके पॉलीसैकेराइड बने, देन प्रोटीन्स बनी, न्यूक्लियोसाइड्स बने, फैट्स और न्यूक्लियोटाइड्स, यानी इन सब का निर्माण होना भी शुरू हुआ। देन अब इसके बाद में, यानी जब कॉम्प्लेक्स आपके कंपाउंड बने तो फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी आपके डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, उन चीज़ों के बारे में बात की। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबॉइंट्स और प्री सेल्स, यानी किस प्रकार से अब आपके प्री सेल्स का निर्माण हुआ, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपके कोलाइडल जो भी आपके अणु थे हाइड्रोफिलिक थे, कॉम्प्लेक्स से सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी किस प्रकार से वे सभी चीज़ें आपस में मिली और उन्होंने प्री सेल्स का निर्माण किया, या कह सकते हैं कि इन्हें आप प्रोटीनॉइड्स कह सकते हैं या माइक्रोस्फीयर्स भी कह सकते हैं। देन आपके फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, यानी इन सब चीज़ों के बाद में किस प्रकार से फर्स्ट सेल का या पहली कोशिका का निर्माण किस प्रकार से हुआ,
तो दिस वॉज सिग्निफिकेंट स्टेप इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री सेल्स इनटू सेल्स, यानी किस प्रकार से आपकी प्री सेल्स जो थी, यानी जब आपके न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, न्यूक्लियोसाइड्स बन गए, उसके बाद में आपके न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होने लगा, तो एक प्री सेल्स का निर्माण होना शुरू हो गया। या हम कह सकते हैं कि आपकी किस प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उनका निर्माण शुरू हुआ, देन आपकी किस प्रकार से सेल्स का निर्माण होना शुरू हुआ। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रिमिटिव सेल्स का निर्माण हुआ वो मराइन आपके और हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, यानी जो भी न्यू सेल्स बनी वो पहले बात तो मराइन थी और हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर थी, यानी वो खुद से अपना फूड नहीं बना सकती थी, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट थी। लेकिन बाद में जैसे ही क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेंगे, ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ तो जो आपके प्लांट्स थे, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, जो आपके सिंपल प्लांट्स थे या लोअर प्लांट्स का निर्माण हुआ, तो उनमें क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हुई तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ फोटोसिंथेसिस में फूड मटेरियल की तरह लेना स्टार्ट किया। तो अब क्या है, आपके ऑटोट्रॉफ्स का भी निर्माण हुआ, ऑटोट्रॉफ्स का निर्माण हुआ तो उसके बाद क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स का भी निर्माण धीरे धीरे शुरू हो गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं क्रोमोफोर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका इस इवेंट के बाद में ऑटोट्रॉफ्स भी निर्माण हुआ, हेट्रोट्रॉफ्स का भी निर्माण हुआ, और किस प्रकार से आपके ऑटोट्रॉफ्स ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे थे और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ को ओपेरिन ने इतने चरणों में विभाजित किया, यानी किस प्रकार से आपके सबसे पहले एलिमेंट्स आए, एलिमेंट्स के बाद में आपके मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ, देन मॉलिक्यूल्स के बाद में अगर बात करें तो किस प्रकार से सिंपल कंपाउंड आपके बने, देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, उसके बाद में आपके किस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ। न्यूक्लिक एसिड की अगर बाद में बात करें तो किस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड के बाद में आपके प्री सेल्स बनी, प्री सेल्स के बाद में एक इवोल्यूशन हुआ सेल्स का, देन सबसे पहले आपके मराइन और हेट्रोट्रॉफ्स बनी, देन उसके बाद में ऑटो और हेट्रोट्रॉफ सेल्स का निर्माण हुआ। अब अगर हम बात करें स्टैनले मिलर की एक्सपेरिमेंट की, स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट हुआ क्यों, क्योंकि उन्होंने ओपेरिन की जो आपकी केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी थी उसको चेक करने के लिए, या उन्होंने जो भी स्टेप्स बताए थे वो सही है या नहीं, उसी पे बेस्ड था आपके स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट। यानी उन्होंने एक सेटअप तैयार किया जिसमें आपके अलग अलग एलिमेंट्स रखे, और उन्होंने किस प्रकार से, जो भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपके एलिमेंट्स आपके सिंपल कंपाउंड बनाते हैं, देन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने एक सेटअप तैयार किया। तो सेटअप कुछ इस प्रकार से था, उन्होंने सबसे पहले एक फ्लास्क लिया जिसमें उन्होंने वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस उन्होंने उसमें ली। फिर उन्होंने उस फ्लास्क में कह सकते हैं आपके इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए, जिससे क्या हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, जिससे उन्होंने एक पूरा वो तैयार किया जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई होगी। तो उन्होंने ये चीज़ें तैयार की। देन उससे अटैच किया हुआ उन्होंने एक कंडेंसर अटैच किया, देन कंडेंसर एक दूसरे आपके फ्लास्क के साथ अटैच हो रहा था, तो वो उन्होंने एज अ ओशियन उसको माना। तो अब स्टैनले मिलर ने क्या किया कि इन चीज़ों को एक सेटअप स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि आपके जो भी एलिमेंट्स थे वो आपस में रिएक्शन कर रहे थे, यानी किस प्रकार से हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना रहा था, देन ऑक्सीजन आपके कार्बन के साथ कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, मीथेन बन रही थी, देन आपकी जो भी चीज़ें कंडेंस हो रही थी वो आपके फ्लास्क में अटैच होती जा रही थी, देन वो इवेपोरेट होकर फिर से इलेक्ट्रिक स्पार्क फ्लास्क में जाती जा रही थी। तो उन्होंने एक अजम्प्ट किया कि किस प्रकार से वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, क्योंकि मेन यही गैसेस थी, तो किस प्रकार से इवेपोरेशन हुआ या वहाँ पर लाइटनिंग हुई, देन वाटर वेपर्स आपके इकट्ठे हुए। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आपका मिक्सचर था गैसेस का वो पिंक कलर का हो गया। देन उन्होंने देखा कि यानी ये आपका एक्सपेरिमेंट कई वीक तक चलता रहा, तो उन्होंने 2 हफ्ते बाद देखा कि किस प्रकार से आपके 10 to 15% ऑफ कार्बन
विद इन द सिस्टम वॉज नाउ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कैसा आपका जो कार्बन था वो 2 हफ्तों बाद किस प्रकार से अलग अलग और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रहा है। और उन्होंने देखा कि 2% कार्बन आपके अमीनो एसिड्स को भी फॉर्म कर रहा है, यानी 10 to 15% आपके जो कार्बन था वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बना रहा था, और उन्हीं में से 2% कह रहे थे कि अमीनो एसिड की भी निर्माण कर रहा था, और प्रोटीन्स का भी, क्योंकि अमीनो एसिड हम जानते हैं कि आपकी प्रोटीन्स की एक सिंपल यूनिट है। तो किस प्रकार से प्रोटीन्स का निर्माण हो रहा था जो हमारी लिविंग सेल्स में होती हैं, और ग्लाइसिन का निर्माण हुआ। तो कह सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा कि 18% ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल बिकेम बायोमॉलिक्यूल्स, यानी मीथेन किस प्रकार से बायोमॉलिक्यूल्स बना रहे हैं ये चीज़ देखी उन्होंने। तो इस तरह से आपके स्टैनले मिलर, यूरे मिलर ने देखा कि किस प्रकार से ओपेरिन ने जो चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले एलिमेंट क्या करते हैं, कंपाउंड, या सबसे पहले सिंपल कंपाउंड बनाते हैं, देन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस तरह उन्होंने जब आप एलिमेंट से कंपाउंड बनते देखा, और कंपाउंड किस प्रकार से आपके प्रोटीन्स थे, अमीनो एसिड थी या ग्लाइसिन थी, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हुआ कि जो ओपेरिन ने इवोल्यूशन ऑन अर्थ की थ्योरी दी थी वो सही थी, और उसमें जिस प्रकार से उन्होंने केमिकल इवोल्यूशन बताया था वो भी सही था। इसीलिए ओपेरिन थ्योरी सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है, और अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ पूछी जाती है तो ओपेरिन की ही थ्योरी पूछी जाती है, प्लस आपके स्टैनले मिलर, यूरे मिलर का भी एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है। थैंक यू क्लास।